आज ये टॉपिक पढ़ रहे हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसका कंफर्म क्वेश्चन 6 मार्क्स का 99% आएगा ही आएगा। 1% चांस होता है कि 4 मार्क्स का आ जाए, वरना ज़्यादातर चांस है 6 का ही आएगा। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़, ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा मैं। डिटर्मिनेंट वर्ड बार बार यूज़ नहीं करेंगे। ये ट्राइंगल साइन जो हमने 4.1 में पढ़ा भी था कि इसी को डिटर्मिनेंट से भी डिनोट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम आर जीरोज। एक डिटर्मिनेंट के, एक रो के सारे एलिमेंट या एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू भी जीरो हो जाती है। ये पहली प्रॉपर्टी। तो ये जैसे एग्जांपल है, जैसे इसमें रो, पहली रो पूरी जीरो है, बाकी कुछ भी हो तो आंसर इसका क्या होगा? जीरो। सोचना ही नहीं है, प्रॉपर्टी का नाम लिख देना है। वी नो दैट इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आवर फर्स्ट रो R1 इज जीरो, देयरफॉर डिटर्मिनेंट वैल्यू इज जीरो। ऐसे ही कॉलम 1, अगर कोई भी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू भी क्या होती है? जीरो होती है। दूसरी प्रॉपर्टी, इफ ऑल द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। ये हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था, जब रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो उसको कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं? ट्रांसपोज करना। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो और फिर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, आंसर सेम आएगा। एक ये एग्जांपल लिया, एनसीईआरटी का ही है। ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर आया -28। इसका मैंने ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज मतलब पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया, तब भी आंसर कितना आया? -28 ही रहेगा। तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज। पहले क्या था? सारी रोज सारे कॉलम्स के साथ इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब ट्रांसपोज हो जाएगा। यहां पर क्या है? ये थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर कोई दो रो आपस में इंटरचेंज होती हैं या कोई दो कॉलम्स आपस में इंटरचेंज होते हैं तो डिटर्मिनेंट वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब जैसे मान लो यही पुराने वाला एग्जांपल लिया हमने, 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे आ रही? -28। डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं ये याद होगा आपको। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर देते हैं, लास्ट वीडियो में किया था हमने। अगर मान लो मैं रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज कर देता हूं, मतलब 604 रो 1 बन गई और 2 - 3 5 जो है वो रो 2 बन गई। तो जो टर्मिनेंट वैल्यू पहले -28 थी, अब क्या हो जाएगी? 28। इसके बाद अगर मैं दो कॉलम भी कोई चेंज कर दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि रो ही में करना है, अगर रो के बाद कॉलम चेंज कर दूं 28 से दोबारा से क्या आ जाएगा? -28। तो इसका मतलब कोई भी दो रोज या कोई दो कॉलम्स आपस में इंटरचेंज जब होते हैं तो डिटर्मिनेंट वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर सेम, मतलब आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल, देन डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। मतलब अगर एक ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसकी कोई भी दो रोज आपस में या कोई दो कॉलम सेम है बिल्कुल, जैसे इसमें देखो R1 में 3 2 3, ऐसे ही R3 इज ऑल्सो 3 2 3, बिल्कुल सेम है एग्जैक्ट। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी? 0। और आप रीजन लिख दोगे, बिकॉज R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल, मतलब इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो सेम है। अब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? प्रोपोर्शनल का मतलब मान लो एक ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, ये भी एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, 102 18 36 1 3 4 17 3 6। अब मुझे ये दिखा 102 कैन बी रिटन एज 6 × 17, 18 कैन बी रिटन एज 6 × 3 एंड 36 कैन बी रिटन एज 6 × 6। मतलब मैं इन सब में से इस रो में से तीनों एलिमेंट्स में से मैं 6 कॉमन ले सकता हूं। इसका मतलब कैन आई से कि रो 1 का ये पहला एलिमेंट को अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो आंसर कितना आएगा? 6। ऐसे ही रो 1 के दूसरे एलिमेंट को रो 3 के दूसरे एलिमेंट से करूं तो भी आंसर 3 से 3 कटेगा 6। ऐसे ही इसको इससे डिवाइड करूं तो भी 6 से 6 कटेगा, एक 6 बचेगा। इसका मतलब ये प्रोपोर्शनेट है। प्रोपोर्शनेट मतलब क्या होता है? रेशो का इक्वल होना। रेशो मतलब डिवाइड किया, आंसर 6 आया, इन दोनों को डिवाइड किया 6 आया, इन दोनों को डिवाइड किया 6 आया। अगर ऐसा कोई दो रो या कोई दो कॉलम है तो उसका आंसर भी क्या होता है? 0। और वो क्यों होता है? क्योंकि अगर वो प्रोपोर्शनेट है तो उनमें एक कॉमन फैक्टर होगा। वो कॉमन फैक्टर आप बाहर कॉमन ले लो तो अंदर क्या हो जाएगा? दो रोज आइडेंटिकल हो जाएंगी। मतलब जो प्रॉपर्टी ऊपर पढ़ी थी हमने कि इफ एनी टू रोज और
सॉरी ये वाली इफ एनी टू रोज आर सेम, तो मतलब एक तरीके से ये सेम हो जाएंगी। प्रोपोर्शनेट और सेम एक ही बात है, बस प्रोपोर्शनेट में आपको देखना पड़ता है कि क्या कॉमन फैक्टर बाहर आएगा जिससे दो रोज या दो कॉलम्स एकदम आइडेंटिकल हो जाएं, और फिर से उसका आंसर क्या हो जाता है, 0। तो ये हो गई 4 प्रॉपर्टीज। उसके बाद है 5th, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, ये बहुत ध्यान से समझना, किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को अगर हम एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करवा दें, k 0 नहीं होना चाहिए, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। इट्स वैल्यू मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू, मतलब डिटर्मिनेंट अगर पहले जो हमने वो पुराने वाला ही लेते हैं 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7, तो उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी थी, -28। अब मैंने क्या किया, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया रो 1 को, तो ये हो गया 4, ये हो गया -6 और ये हो गया 5 2 10। अब जब आप इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालोगे किसी भी रो किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करके, जो हमने 4.1 में पढ़ा था, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू भी पक्का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा -56। सिमिलरली अगर मान लो मैंने किसी रो या कॉलम को एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दिया, डिवाइड इज ऑल्सो इक्वल टू मल्टीप्लाई, हम इसको बोल सकते हैं कि मैंने -12 से मल्टीप्लाई करा दिया। बट अगर डिवाइड की सेंस में बात करें तो मैंने क्या किया, रो 2 को -2 से डिवाइड करा दिया, तो 6 को -2 से डिवाइड कराया -3 आ गया, 0 को डिवाइड करे कोई फायदा नहीं, 4 को -2 से डिवाइड कराया -2 आ गया, तो वो बोल रहा है कि इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी वो भी -2 से डिवाइड हो जाएगी। सो इफ -28 इज डिवाइडेड बाय -2 देन आंसर इज 14। अब इसमें इस बात का ध्यान रखना, इसीलिए इस प्रॉपर्टी का यूज जब हम करते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, whenever you multiply or divide any row or column by a scalar quantity k, then to nullify the effect on determinant value, कि determinant value change ना हो, you divide or multiply। ध्यान से देखना, मैंने यहां पर जब multiply लिखा तो यहां divide लिखा है, सो मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब अगर आप किसी रो को, मान लो मैंने जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करवाया था, अगर मैं चाहता था मेरा आंसर चेंज ना हो, -28 ही रहे, तो मैं बाहर क्या करता, 2 से डिवाइड करवा देता, तो जब फाइनल आंसर आता तो -56 को जब 2 से डिवाइड करते तो फिर से आंसर कितना आ जाता, -28। यहां पर मैंने -2 से डिवाइड कराया, डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंज ना हो, मतलब इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, क्योंकि मैंने डिवाइड कराया था तो मैं एंड में क्या कर सकता था, -2 से मल्टीप्लाई करा देता, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंज ना होती। सो इसीलिए whenever you multiply or divide any row or column by a scalar quantity k, then to nullify the effect on determinant value, you divide or multiply the determinant by the same scalar quantity k। कैसे यूज होगा, जब क्वेश्चन आएगा तब समझेंगे, अभी सिर्फ ये ध्यान रखो कि प्रॉपर्टी समझ आए कि प्रॉपर्टी है क्या, उसका यूज कैसे कहाँ होता है, वो जब क्वेश्चंस करेंगे तब समझेंगे। सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी है, determinant can be split or broken down in 2 or more determinants if a row or column is expressed as sum और difference एक ही बात है, of 2 or more terms। क्या मतलब है इसका, मान लो एक ये डिटर्मिनेंट है, इसकी पहली रो में 3 एलिमेंट है, a + b p + q y + z, दूसरी रो में 1 2 3, तीसरी रो में 4 5 6। आई कैन स्प्लिट दिस डिटर्मिनेंट इनटू 2 डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स यूजिंग अ प्लस साइन बिटवीन देम, बिकॉज देयर इज प्लस साइन बिटवीन देम। सो क्या करेंगे, पहला एलिमेंट लिया a, इसका लिया p, इसका लिया y, इसको पहली रो बना दिया 1 2 3 4 5 6 एग्जैक्ट सेम, इसका दूसरा एलिमेंट लिख दिया b q z और नीचे लिख दिया 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर मान लो 2 रोज हैं, a + b p + q y + z, नीचे है 1 + α 2 + β 3 + गामा और 4 5 6, तो अगर मैंने ऐसे इसको ब्रेक कर दिया a p y सॉरी 1 2 3 4 5 6 और दूसरे में b q z अल्फा बीटा गामा 4 5 6, तो ये गलत हो जाएगा। उसने बोला था ओनली 1 रो, अ रो, एक बारी में सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम के एलिमेंट्स को स्प्लिट करके 2 डिटर्मिनेंट या 2 से ज्यादा डिटर्मिनेंट, अगर 3 एलिमेंट होते तो स्प्लिट कर सकते हो। 2 रोज को या 2 कॉलम को एक साथ नहीं कर सकते आप।
अगर मैं इसको कर रहा था तो मैं ये 1 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा 3 प्लस गामा यहाँ रहने देता तो ठीक था, और उसके बाद इससे 2 निकाल देता रो 2 को स्प्लिट करके, तो वो सही माना जाता। दूसरा इसमें एक ये भी चीज है, अगर मान लो यहां पर बीच में y माइनस जेड होता तो हम यहां पर तो प्लस का साइन ही लगाते, z को माइनस का कर देते। ये ध्यान रखना, बीच में प्लस ही आएगा, तीनों जगह माइनस है तो आप बीच में प्लस लगाओगे, यहां पर माइनस 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 ही कर दोगे। लास्ट प्रॉपर्टी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये प्रॉपर्टी जो है ये एक्चुअल में जब हमने थर्ड चैप्टर में इनवर्स निकालना सीखा था 3/3 का इनवर्स, उसकी एक प्रॉपर्टी है। क्या है ध्यान से समझना, बुक में थोड़ी लैंग्वेज अजीब सी लिखी हुई है, उसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा है। वो बोलता है इफ ए इज अ नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता ही है डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, और मान लेते हैं उस मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो अल्फा है, तो वो बोलता है एक और मैट्रिक्स बी जो है उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू भी अल्फा ही रहेगी इफ any row or column of the new matrix B is formed by adding a row or column of A to a scalar multiple of another row or column of A। इसको 2-3 बार रीड करना ध्यान से, तभी समझ आएगा। हम पहले इसको एग्जाम्पल समझते हैं, जल्दी अच्छा समझ आता है ये। वही वाला अपना एग्जाम्पल लेते हैं जो स्टार्टिंग से ले रहे हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से, 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। आंसर कितना था इसका -28। मैं कहता हूं मैं ये ऑपरेशन लगा रहा हूं जो अब याद आ जाएगा तुम लोगों को कि हम वो आई मैट्रिक्स बनाने के लिए जब इनवर्स निकालते थे तब ऐसे इक्वेशंस का हम यूज करते थे। सो R1 गोज टू R1 + 2R2। अब इसको जरा ध्यान से देखो, जो मैंने ऊपर बोला था कि इफ एनी रो और कॉलम ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज फॉर्म्ड, नया डिटर्मिनेंट बनने वाला है, वो बन कैसे रहा है कि उसकी एक रो में मैं कुछ ऐड कर रहा हूं स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी अदर रो, और कॉलम में भी लगा सकते हैं, यहां कॉलम यहां कॉलम यहां भी कॉलम चलेगा। सो ये हमने किया, तो देखो ये क्या हुआ, और इसका आंसर जो कहता है अगर सॉल्व करोगे ना इसको तो इसका आंसर भी कितना आएगा, -28 ही आएगा। सो मैंने इसको सॉल्व किया। सो 2 + 6 2 = 12, 2 + 6 2 = 12 कितना हो गया ये 14, -3 + 2 × 0 is -3, 5 + 2 × 4, 2 4 = 8 + 5 13, और बाकी सब कुछ सेम। वो कह रहा है आप इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लो तब भी आंसर कितना आएगा, -28 ही आएगा। क्यों आएगा एक बार समझते हैं। मैंने ये जो ऑपरेशन लगाया था मैंने इसको ऐसे ही लिखा हुआ है, R1 + 2R2, मैंने ऐसे ही लिखा इसको। R1 का पहला एलिमेंट क्या था 2 + 2 × R2, तो 2 × 6, फिर -3 + 2 × 0, फिर थर्ड एलिमेंट 5 + 2 × 4। अब देखो, अब इसमें जो प्रॉपर्टी 6 हमने इससे पहले वाली पढ़ी थी कि इफ ऑल द एलिमेंट्स और सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम आर रिटन एज सम ऑफ 2 or more एलिमेंट्स देन इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 डिटर्मिनेंट्स। मैं वही करता हूं, ये प्लस का साइन दिख रहा है, सो जो इससे प्लस से पहले वाले जो एलिमेंट्स हैं वो लिख दिए 2 - 3 5 6 0 4। R2 और R3 पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, जो प्लस के बाद वाले हैं उसका दूसरा डिटर्मिनेंट बना दिया, यही कहती है प्रॉपर्टी 6। तो 6 × 2 हो गया, 2 × 0 हो गया, 2 × 4 हो गया। अब इसका आंसर तो हमें पता ही है, यही तो ऊपर निकाला था, -28 आया था। अब इसमें देखो, अगर मैं प्रॉपर्टी 4 लगाऊं, और क्योंकि ये दो प्रपोर्शनेट हैं, R1 और R2 देखो प्रपोर्शनेट है, प्रपोर्शनेट दिख रहा है, तो जो भी कॉमन फैक्टर है उसको बाहर ले लिया मैंने, 2 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच गया 604 604। अब हमें पता था जब दो आइडेंटिकल होती हैं तो डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। इसका मतलब ये तो एक्चुअल में 0 ही है, तो बचा ही क्या, सिर्फ वही -28 जो पहले आंसर था। इसी का सबसे ज्यादा यूज होता है। अब ये पढ़ लिया, अब एक बार ये देखते हैं कि ये भी हम कर क्यों रहे हैं, वाई वी नीड प्रॉपर्टीज। एक बात समझो, सिंपल क्वेश्चन आएगा जैसे हम अभी तक जो ले रहे थे उसको तो आप नंबर्स हैं तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग 4.1 में जो सीखा था एक्सपैंड करके आप आंसर निकाल सकते हो। मान लो क्वेश्चन ये आ गया और ये प्रूव करनी है कि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो ये है, तो कैसे करोगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि इसको एक्सपैंड करना आसान हो जाए। या कई बार क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं
कि बिना एक्सपैंड करे सिर्फ प्रॉपर्टीज लगा के ही आंसर आ जाता है, उस समय ये प्रॉपर्टीज काम आती हैं कि इसको अभी चाहूं तो मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करूं और उसके बाद ये आंसर आ जाएगा, बट वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और अभी ये सिंपल क्वेश्चन है, और डिफिकल्ट हो जाएगा तो प्रॉपर्टीज लगानी ही पड़ती हैं, और ज्यादातर जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है वही यूज होती है इसमें। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक बार देखो जरा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें रो 1 में बाकी दोनों रोज ऐड कर रहा हूं। ये मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, एक तरीके से मैंने लास्ट प्रॉपर्टी लगाई है ये। इसमें हमने एक रो में नया मैट्रिक्स नया डिटर्मिनेंट बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, किसी एक रो में कोई स्केलर मल्टीपल ऑफ दूसरी रो ऐड कर रहे हैं। अब यहां पे स्केलर मल्टीपल कौन सा है, 1 है स्केलर, और तीसरी रो का भी स्केलर मल्टीपल ऐड कर रहे हैं, वो भी 1 ऐड कर रहे हैं। ऐसा करने से देखो हो क्या रहा है, a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c माइनस बी प्लस 2b इस प्लस बी माइनस सी प्लस 2c इस प्लस सी। तो मतलब ये क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी माइनस सी माइनस a प्लस 2c, ये भी बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये भी क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। बाकी सब क्या रहेंगे, सेम। सो दिस इज वन ऑफ द ट्रिक्स। अभी कुछ ट्रिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। अब मैं क्या करूंगा, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूंगा। तो जैसे ही a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया, 3 बन गए 1। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन क्वेश्चंस में कि किसी तरह आप 3 1 बनाओ। ये अभी जब मैं ट्रिक्स बताऊंगा तब उसमें लिखूंगा। ये मैं जस्ट बता रहा हूं कि प्रॉपर्टीज पढ़ी, दिमाग में आता है कि क्यों पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज। तो ये रीजन है कि अगर क्वेश्चन कुछ मुश्किल सा आ जाए तो उसको डायरेक्ट एक्सपैंड करके सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हमें प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है। तो आपका होमवर्क ये है कि कुछ नहीं करना, आपने कोई भी क्वेश्चन नया मत ट्राई करो अभी, सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 6 से लेकर 16 तक इसको चाहे देख देख के करो चाहे बिना देखे करो, लेकिन ये क्वेश्चंस पहले करो, इस पे टाइम लगाओ। क्योंकि जो एनसीईआरटी में आगे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस आएंगे वो हर क्वेश्चन में ट्रिक अलग अलग लगती है। उस क्वेश्चन याद रखना पड़ता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है डिटर्मिनेंट का तो उसको ये वाली ट्रिक लगा के सॉल्व किया जाता है। लेकिन वो ट्रिक्स करने से पहले सबसे पहले जो फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको ये प्रॉपर्टीज बाय हार्ट याद होनी चाहिए। कौन सी कहाँ कैसे यूज होती है वो जब क्वेश्चंस करेंगे तब पढ़ लेंगे। बस आपकी प्रॉपर्टी सबसे पहले बिल्कुल टिप पर होनी चाहिए कि जब मैं क्वेश्चन प्रॉपर्टी यूज करूं किसी क्वेश्चन में तो ये ना हो कि प्रॉपर्टी याद ही नहीं आ रही कि अच्छा ये भी कोई प्रॉपर्टी थी। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रॉपर्टीज बिल्कुल अच्छे से समझ के याद कर लो। और ये 11 क्वेश्चन करो, एग्जाम्पल्स हैं, ये हो जाएंगे तो उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।